इजराइल के नेजिव इलाके में, जहां आप जानते हैं उसके सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, सीक्रेट इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर 906 एक सीक्रेट बेस, और उस सीक्रेट बेस में जबरदस्त तरीके से चोरी हो गई है। इतना बड़ा हमला हुआ है। उसमें देखिए मिलिट्री इक्विपमेंट 18 कंटेनर्स, आप उन कंटेनर्स को इमेजिन नहीं कर सकते उनकी साइज। 18 कंटेनर्स फिल्ड विद मिलिट्री इक्विपमेंट इंक्लूडिंग एम्यूनेशन, प्रोटेक्टिव वेस्ट यानी बुलेट प्रूफ वेस्ट, विजन डिवाइसेस, प्रोटेक्टिव गियर एंड स्पेशल इक्विपमेंट, सब कुछ लेके जो हमलावर थे वो वहां से सेफली निकल गए। अब आप बताइए मुझे, नेजेव डेजर्ट स्ट्राइक कर रहा है आपको? नेजेव डेजर्ट वो इलाका है जहां पर आप ये सोचिए कि इजराइल का जो एक्स बैंड, मैंने आपको कल बताया था, एक्स बैंड रडार स्टेशन है, जिस रडार का काम था यमन से जो हमला हुआ 15 सितंबर को, यमन से जो हमला हुआ, मिसाइल हमला, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमला, जिसको वेस्ट डिनाई कर रहा है, झूठ बोल रहा है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमला जो हुआ था नेजेव में, जो एक्स बैंड का जो रेडार था, जो एक कंपनी खास रायथॉन बनाती है, वो एक्टिवेट नहीं हुआ, वो फेल हो गया। और नेजेव में आज इतना बड़ा, आपको पता है क्या हुआ है? एक बड़े स्तर पे, और ये कोई खबर नहीं देगा, कोई खबर इसकी नहीं देगा, एक बड़े स्तर पे इजराइल का जो मिलिट्री हार्डवेयर है, जो उसके स्पेशल इक्विपमेंट्स, मैंने जैसे बताया, नाइट विजन ग्लासेस, प्रोटेक्टिव गियर्स, प्रोटेक्टिव वेस्ट, एम्यूनेशन। इजराइल ऑलरेडी एम्यूनेशन का संकट महसूस कर रहा है। 1960 के एम्यूनेशन यूज किए जा रहे हैं। इसकी खबर बहुत पुरानी हो गई, 4 महीना पहले ये खबर आई थी और आज ये खबर आ रही है। अब आप बताइए मुझे कि लड़ाई किस जंक्चर पे खड़ी है। मैं आपको और भी बड़ी बड़ी खबरें जो आज घटी हैं उनको सुनाऊंगा सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन सबसे पहले आपसे शिकायत है, और आपसे शिकायत नहीं है, शायद कुछ लोगों से है। देखिए, बात यह है कि जो मेरा परसों का वीडियो गया था, यानी 15 सितंबर का, उसके 50,000 से ऊपर व्यूज आए थे। जो कल वीडियो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि पूरा देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं पूरा देखिए, वो जो है उसके व्यूज गिर गए। और आप देख सकते हो उसके व्यूज किस तरह से गिरा। मैंने आपको साजिश बताई थी कि एक बड़ा हिस्सा लगा है, अगर आपने शुरू में, जैसे ही मैं वीडियो रिलीज करता हूं 8:50 और 9 बजे के बीच में, या 9:02, 3, 5 मिनट पे, वैसे ही जो पहले लोग आते हैं वीडियो देखने, वो उसको पूरा देखें। चाहे वो जो भी, आप अगर पहले आ रहे हैं देखने, शुरू के जो 20 मिनट होते हैं वो क्रूशियल होते हैं, आप उसमें पूरा देखिए। ये जंग है, ये भी एक जंग है, क्योंकि आप देखिए कि सारे जितने फिलिस्तीन समर्थक हैंडल्स हैं सब गिरा दिए गए हैं। हम ट्विटर पे, एक्स पे सर्वाइव कर रहे हैं, यूट्यूब पे सर्वाइव कर रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है जो कभी आप जानेंगे, किसी न किसी दिन आप जानेंगे। और आप इस चीज को देखिए, अपनी ड्यूटी के रूप में लीजिए। अब मैं आता हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा, मैं फिर से कहूंगा कि कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप वाकई 1000 से ऊपर कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं व्यूज के बारे में कि शुरू में जो भी 5000 लोग आते हैं वो पूरा देखें, एकदम आखिरी वर्ड तक देखें। अब आप देखिए, ये जो पूरी बात हुई है, ये जो घटना घटी है नजीब में, इसके साथ पैरेलल डेवलपमेंट क्या है? आज इजराइल ने जो 7 अक्टूबर या बल्कि 8 अक्टूबर को जो युद्ध शुरू किया था और फिर गाजा को इन्वेड किया था करीब 27-28 अक्टूबर को, उसके जो 2 गोल्स थे, उसके गोल्स थे हमास को एलिमिनेट करना और उसके साथ साथ होस्टेजेस को छुड़ाना। ये 2 एम्स थे, ठीक है, ये 2 एम्स थे। आज तीसरा एम जुड़ गया, और तीसरा एम क्या है कि नॉर्थ में, यानी हिजबुल्लाह की मार से जो 5 लाख से ऊपर सेटलर्स वहां से भागे हैं, रिटर्निंग इजरायली रेजिडेंट्स सेफली टू द नॉर्थ। दिस इज नाउ नॉट जस्ट अ स्लोगन, नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल स्लोगन, इट इज अ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जब कोई चीज हो जाती है तो पूरी सेना का केंद्रीकरण उस तरफ होता है। और इसमें देखिए, जो बात हो रही थी कि योआश गैलेंट जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के हटाए जाएंगे, अब जो खबर आ रही है कि उनको नहीं हटाया जाएगा। अभी अमेरिका के जो फॉरेन एनवॉय हैं इजराइल के लिए स्पेशल, जो खुद एक ज्यू हैं,
वो आए थे और उन्होंने कहा था, मेरे ख्याल से उनका नाम हॉचस्टाइन है, उन्होंने उनसे वार्ता हुई थी योवस गैलेंट की, डिफेंस मिनिस्टर की और नेतन्याहू की। उन्होंने कहा था हिजबुल्ला से आप जीत नहीं सकते हैं, और यही बात जो रिटायर्ड आर्मी जनरल इजराइल के यित्जिक बिवर ने कही थी कि आप हिजबुल्ला से जीत नहीं सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव को कम करिए, अपने रेजिडेंट्स को आप वहां पहुंचाइए, उनको आप प्रोटेक्ट करिए। लेकिन यहीं पर पेच छुपा है जो हिजबुल्ला, देखिए यमन का दिन अगर 15 और 16 सितंबर यमन का दिन था, तो आज 17 सितंबर 2024 ये हिजबुल्ला का दिन है, क्योंकि हिजबुल्ला ने जो मार की है, जिस तरीके से मारा है, और ये जो नजिब में जो हमला हुआ, आपको पता है इसमें कम से कम $26 बिलियन, ये मैं केवल अमरीश मिश्रा स्पीक्स की खबर है, $26 बिलियन का नुकसान हुआ है। और इसको हिजबुल्ला के स्पेशल ग्रुप और हमास के, जो मैंने कहा था शैडो आर्मी, सायों की सेना, हमास की शैडो आर्मी, और उस समय में बहुत लोगों ने सीरियसली नहीं लिया होगा, लेकिन एक एक चीज मेरी सच हुई, एक भी बात झूठ हुई हो तो बताइए। हमास और हिजबुल्ला के, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमास और हिजबुल्ला के जॉइंट ऑपरेशन में ये पूरा हुआ, जिसमें कम से कम $26 बिलियन का नुकसान इजराइल को हुआ है, जो पूरा नहीं किया जा सकता। उसी दिन हुआ जिस दिन उसने हिजबुल्ला पे, जो पिछले 2-3 दिनों से वो मसल फ्लेक्स कर रही थी, और वो आज देखिए डाउन हो गई। आज उसने अपना ऑब्जेक्टिव वो कर लिया, नीचे कर लिया कि हम नॉर्थ में रेजिडेंट्स को ले जाएं। अब उसके लिए, उसके जस्टिफिकेशन के लिए कोई कह सकता है कि नहीं, अभी भी सदर्न लेबनान पे वो चढ़ाई कर सकती है, अपने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो कर सकती है, वो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हुआ क्या है। और जैसे जैसे 7 अक्टूबर नजदीक आ रहा है, 7 अक्टूबर 2024, वैसे वैसे इजरायलियों की धड़कनें बढ़ रही हैं, इजरायलियों मतलब तख्ता पलट जैसी स्थितियां हो रही हैं। कितने लोग रिजाइन करेंगे, क्या करेंगे, 1 साल पूरा हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ, एक और ऑब्जेक्टिव जोड़ दिया जो कभी हासिल नहीं होगा। खुद इजरायली रेजिडेंट्स कह रहे हैं हम नॉर्थ में नहीं जाएंगे। ये देखिए पूरी सिचुएशन है। मैं आपको आगे बताऊंगा जो हिजबुल्ला ने जिस तरीके से आज 4 बड़ी घटनाएं हिजबुल्ला ने की, और उन चारों घटनाओं के पीछे जो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन को आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि हिजबुल्ला की ताकत किस तरह से बढ़ गई है। उसके पहले देखिए आपको हम बताते हैं कि जो पेजेशकियान है, जो ईरान के जो नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट है पेजेशकियान, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और बहुत मामलों में ये बड़ी महत्वपूर्ण समझी जा रही इस मामले। अच्छा, उसमें खास बात यह है कि पेजेशकियान से जब ये पूछा गया कि ये जो इस्माइल हानिया वाली घटना और ईरान के जवाब के बारे में, तो पेजेशकियान ने कहा कि ईरान ने रिस्ट्रेंट शो किया, ईरान हैज शोन रिस्ट्रेंट, बट व्हाट अबाउट इजराइल? इजराइल ने इस्माइल हानिया को मारने के बाद हमारे सॉइल पे कोई भी रिमोर्स नहीं दिखाया, और अगर कल को ईरान हमला करता है, ईरान हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, अपने को बचाने का ईरान को पूरा अधिकार है, और ऑफेंस जो है वो डिफेंस का पार्ट है, ये भी उन्होंने कहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉरेन मीडिया भी थी, इसमें कई महिलाएं भी थी, जो ईरान की जो फीमेल जर्नलिस्ट है। एक ने कहा, एक इरानियन जो महिला जर्नलिस्ट, उसने कहा कि मैं बड़ा छुप छुपा के आई, वो जो मॉरल पुलिसिंग होती है महिलाओं के खिलाफ ईरान में, तो उस पर पेजेशकियान ने कहा कि कब की हमने मॉरल पुलिसिंग, इस तरह की चीज़ें अब एक इतिहास का हिस्सा बन गई है। अगर कोई आप उसका एक एविडेंस ले आइए, तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको हम पकड़ लेंगे और उनको सजा देंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अच्छा, आप एविडेंस मत दीजिए, हम वैसे ही इस पर एक्शन ले लेंगे, आप जिस रूट से आए हैं वो रूट आप हमको बता दीजिए, हम एक्शन लेंगे। और उसके 2 घंटे के अंदर एक्शन हो गया, 2 घंटे के अंदर एक्शन हो गया। उस एरिया की जो इरानियन पुलिस है उसके ऊपर एक्शन हो गया। पेजेशकियान का देखिए आप ये। दूसरी बात, जो पेजेशकियान को वेस्ट अप्रोप्रिएट करना चाहता है, जो ये दिखा रहा था कि बड़ा लिबरल है, प्रो वेस्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं, और जो वेस्ट बवाल मचा रहा है कि ईरान ने रशिया को मिसाइल्स भेज दी, ये बवाल है ना, अभी सब जगह कोहराम मचा हुआ है।
और उस पे पेजेश्कियान ने कहा कि देखिए, मैं जब से प्रेसिडेंट बना हूं उसके बाद से कोई मिसाइल नहीं बेची गई। हाँ, मेरे पहले जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनके रिजीम में जो समझौते हुए थे उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वो इरानियन स्टेट का वो कमिटमेंट था, वो हुआ होगा तो हुआ होगा। अब आप देखिए कितनी सफाई से उन्होंने अपनी बात कह दी, कोई भी फॉरेन प्रेस का आदमी उनको क्वेश्चन नहीं कर पाया। दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हम वेस्ट से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम चाहते हैं अमेरिका से अच्छे रिश्ते, लेकिन सबसे पहले वो इजराइल पे अंकुश लगाए, गाजा में ये पैलेस्टीनियन स्टेट की बात करे। और अमेरिका से अच्छे रिश्ते चाहने के मतलब ये नहीं है कि हम रशिया और चाइना से बिगाड़ कर लें, अमेरिका के कहने में जो अमेरिका चाह रहा है। कुछ दिनों में ये भी प्रपोजल आया है कि पेजेश्कियान जनरल असेंबली यूएनओ की एड्रेस करेंगे। ये एक तरह से उनको जैसे गाजर उनके सामने लटकाया गया है कि ये देखिए, ये अगर आप वेस्ट के कहने पे चलेंगे तो हम आपको इतना बड़ा सम्मान देंगे। उस पर भी पेजेश्कियान ने साफ किया, उसने कहा कि ये हमारा राइट है, यूएनओ को एड्रेस करना जनरल असेंबली में हमारा राइट है, एज अ मेंबर ऑफ द यूएनओ, एज अ रिकग्नाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और उसमें हम एक बड़ी इकोनॉमी है, हम एक बड़ी पावर है और हमारा अधिकार है, और इसमें कोई एहसान अमेरिका हमारे ऊपर नहीं करेगा। देखिए, बहुत दिनों बाद एक तो दो चीज़ें हुई हैं कि फॉरेन मीडिया का इतना बड़ा जमावड़ा ईरान में हुआ, और दूसरी बात उनको ऐसा आदमी उनके सामने पड़ा जो उनकी भाषा में ही उसने उनको जवाब दिया। और वो बहुत सारे जो वेस्ट के जो लोग हैं जो ईरान को क्रिटिसाइज करते हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पे, विमेन इश्यूज़ पे, बहुत सारे इशू पे, वेस्ट का तो अपना एजेंडा रहता है, उसको ईरान की महिलाओं की कोई खास पड़ी नहीं है। आप भी जानते हैं कितनी ईरान की महिलाओं को एक्चुअली यूएस बॉम्बिंग में मारा जा चुका है। उस समय ह्यूमन राइट्स या विमेन राइट्स की बात ध्यान में नहीं आती है, लेकिन अभी जब ईरान को क्रिटिसिज्म, जब ईरान का क्रिटिक करना है या ईरान को यहाँ से इस पोजीशन से हटाना है कि वो इजराइल पे हमला और इजराइल पे जो हमलावर रहता है ईरान, वो करना बंद कर दे, तो इस तरह की बातें उठाई जाती है। और इसका पेजेश्कियान ने बहुत कायदे से जवाब दिया। उसके बाद देखिए, जो एक बड़ी घटना घटी वो ये हुई कि हिजबुल्लाह ने एक एयर अटैक किया। अब देखिए, यहाँ से हिजबुल्लाह की कहानी आज की शुरू होती है। हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड 361 रमोत नफ्तली बैरिक्स में है, वहाँ पर एक बड़ा अटैक किया जहाँ पर ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे, उनके मेस में सीधे रॉकेट गिरा। अब ये जो है देखिए, ये जो रॉकेट्स हिजबुल्लाह अब छोड़ रहा है, ये एक आर्क में चलते हैं, एक मतलब सीधे जो है उनका डायरेक्शन नहीं होता है। यमन ने जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी 15 सितंबर को, जिसमें आज तक कोहराम मचा हुआ है, वो भी एक आर्क बना के चलती है। तो आर्क बना के चलना हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स की का वो उनका एक तरह से उनकी क्वालिटी होती है। लेकिन जो हिजबुल्लाह ने नफ्तली बैरिक्स पे जो मारा वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी, तो फिर उसने आर्क कैसे बनाया? कौन सी नई टेक्नोलॉजी हिजबुल्लाह सामने ला रहा है दुनिया के? उसके बाद आप देखिए, यूएस ने फिर नेतन्याहू को वार्न किया कि कोई भी इस तरह से जो अगर दिमाग में है कि हम हिजबुल्लाह पे अटैक करेंगे, तो इस तरह की किसी भी हिमाकत को भूल जाओ, ये सारी चीज़ें मत करो। दूसरी बात देखिए, जो यमन ने 15 सितंबर को जिस मिसाइल से अटैक किया था, अब आज वो रिवील हुआ है कि वो हेतम 2 मिसाइल नहीं थी। हेतम 2 से आगे का एक वर्जन बनाया है यमन ने, जिसको पैलेस्टाइन 2 का नाम दिया है। कितना खूबसूरत कि उसको जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए जो मिसाइल बनाई जा रही है, उनका नाम भी पैलेस्टाइन पड़ रहा है। पैलेस्टाइन 2 मिसाइल, वो हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज 2150 किलोमीटर्स, ऑपरेट्स विद solid fuel in 2 stages, speed reaches Mach 16, possesses high maneuverability that surpasses the latest and most powerful air defense system, जो कि आपने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम सारे के सारे फेल हो गए। उसके बाद देखिए, एक इजराइल में एक संकट और आया है कि वहाँ पर मैन पावर की जो सेना की जो कमी है। अब उन्होंने अपनी नेवी से
अपनी आर्मी में लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। और दूसरा एक स्कैम हो रहा है कि 30,000 जो अफ्रीका से लोग असाइलम सीख कर रहे हैं इजराइल में, वो अफ्रीकन जूज, उनको इस शर्त पे असाइलम दे रहा है कि तुम सेना में भर्ती हो। अब आप बताइए, ये जो शर्त है कि तुम सेना में भर्ती हो और तब हम तुम्हें असाइलम देंगे इजराइल में, जबकि इजराइल का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, जो इजराइल इसीलिए बना था कि वो ज्यूस के लिए होमलैंड होगा, और वो गलत बना था। वो ये आधार नहीं हो सकता किसी राष्ट्र का, धर्म किसी राष्ट्र का आधार नहीं हो सकता है। ये आधुनिक सोच के खिलाफ है। और भारत में तो जब 1947 के पहले मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने इस पर किताब लिखी है, कॉम्पोजिट नेशनलिज्म एंड इस्लाम, जिसमें उन्होंने बाकायदा रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को कोट करते हुए कहा है कि इस्लाम के आधार पर कोई मुल्क नहीं बन सकता। उसी तरीके से यहूदी धर्म के आधार पर कोई मुल्क नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपने बना दिया है तो कम से कम उसमें आप ये तो मत कहिए कि जो असाइलम सीकर्स हैं उनको हम तभी असाइलम देंगे जब वो हमारे लिए खून बहाएंगे। यही बात है। और इस चीज़ को लेके इजराइल में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। और एक बात देखिए, अभी मैंने आपको बताया था परसों शायद कि एक वजानी एरिया है लेबनान में, जहां पर इजरायली फोर्सेस ने लीफलेट गिराई थी और यह कहा था कि हम हमला करने वाले हैं, वहां से हट जाओ। जो लेबनान के रेजिडेंट्स हैं, वजानी वही साउथ लेबनान, हिजबुल्ला का इलाका, वो जो ड्रोन, अच्छा बाद में इजराइल ने कहा कि हमने वो ऐसी कोई पहल नहीं की, ये इजराइल आईडीएफ ने कहा। अब उसकी वजह आईडीएफ ने ऐसा क्यों कहा, तो आईडीएफ को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि हिजबुल्ला ने जो ड्रोन वो लीफलेट गिरा रहा था वही पकड़ लिया। हिजबुल्ला ने जो लीफलेट वो ड्रोन गिरा रहा था वही पकड़ लिया, उसको अपने कब्जे में करके बाकायदा वीडियो जारी कर दिया और फिर आईडीएफ की किरकिरी हो गई। इसको लेके जो यूरोपियन नेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन, उसने सवाल खड़े कर दिए कि क्या हिजबुल्ला पे इस तरह से हमला आप चुपचाप करना चाह रहे हैं और आप डिनाई कर रहे हैं, और हिजबुल्ला जब पकड़ रहा है तो सारा सच सामने आ रहा है। तो ये देखिए, हिजबुल्ला, आप याद रखिए चीज़ को कि हिजबुल्ला जो है हिजबुल्ला वेस्ट में अभी भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है, और उसके पक्ष में कुछ भी बात करना एक वहाँ पर बैंड है, मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और यूरोपियन नेशंस को हिजबुल्ला के पक्ष में बात करनी पड़ रही है। ये पूरी स्थिति देखिए नए तरीके। उसके बाद यमन ने एक वीडियो रिलीज किया, जो MQ-9 ड्रोन जो अमेरिका के कल मार गिराए यमन ने, उन MQ-9 ड्रोन्स को किस प्रिसिशन से मारा है उसका ग्राफिक रिलीज किया। वीडियो मतलब सीधे वो नहीं, उसका जो जिस सिस्टम से, जो डिजिटाइज सिस्टम से यमन ने मॉनिटर करके मारा है उस ड्रोन को, वो पूरा आपको दिखाई पड़ेगा कि वो पूरा डिजिटाइज एक स्क्रीन पे आता है, और वहाँ पर MQ-9 ड्रोन आ रहा है, वही जो धमार प्रोविंस है यमन की, उसकी तरफ, और वो बिल्कुल करेक्ट कोऑर्डिनेट्स पे आ रहा है वो, और वो उसको वहीं पर मार गिराया जाता है एकदम। तो इसका मतलब ये है ना कि जो लोग कह रहे हैं कि वेस्ट में कि हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं छोड़ी, ये नहीं छोड़ी, वो नहीं छोड़ी, ऐसे ही यमन हाँकता है, डींगे हाँकता है, और डींगे जिन लोगों को पड़ी है उनसे जाके पूछिए इजराइल में। खैर, जो धमार में उसने किया, इसका तो उसने कोऑर्डिनेट्स तक दे दिए। इन कोऑर्डिनेट्स को पता किया जा सकता है, आप सैटेलाइट से पता कर सकते हैं। अमेरिकन जर्नलिस्ट जो हैं वो सैटेलाइट से पता कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे। और चाहे वो गार्जियन जो मैंने आज देखा, पैसा मांगते हैं वो कि हम बहुत ही प्रिंसिपल जर्नलिज्म कर रहे हैं और हमको आप पैसा दीजिए, हम सत्ता के खिलाफ जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनके खिलाफ जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन ये बताओ, तुम्हारा जो ये जर्नलिज्म है, जो तुम कह रहे हो कि पैसे वालों के खिलाफ है, ये इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? ये ज़ायनिज़्म के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? और चलो छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, सच्ची खबर क्यों नहीं दिखाता है? ये क्यों नहीं कहता है कि यमन ने वाकई MQ-9 ड्रोन मार गिराया है और वो बात सही? उसको कहाँ, गार्जियन का आप अखबार लेके देखिए, लंदन का बड़ा प्रेस्टिजियस अखबार है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, BBC की जैसे पहले होती थी। BBC तो अब जो हो गया सो हो गया। गार्जियन की क्रेडिबिलिटी अभी भी हाई है। और गार्जियन में आप देखिए, आज का इशू उठा के आप ऑनलाइन जाइए, वहाँ पर उसमें आता है यमन क्लेम्स कि MQ-9 ड्रोन उसने अमेरिका का गिरा है। लेकिन यमन क्लेम से काम नहीं चलेगा। ये बताओ, उस पर इन्वेस्टिगेशन तो करो।
आपका एक भी रिपोर्टर यमन गया या आपके एक भी रिपोर्टर ने एनालिसिस करने की कोशिश की, या जैसे मैंने एनालिसिस की थी जो 15 सितंबर को हमला जो हुआ था, और 15 सितंबर के शाम वाले वीडियो में मैंने जिस तरह से एनालिसिस की थी कि कौन से रूट पे, कौन से हाईवे पे, कौन सी जगह यमन ने मारा, कहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ा, ये जो सारी चीज़ें, क्या इसको गार्जियन करता है? नहीं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो लोग कहते हैं कि आप 12 मिनट का वीडियो बनाइए, आप इतनी देर का वीडियो बनाइए, ये देखिए ये सब बातें बेकार की हैं। अभी जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो एक्सप्लेनेशन रोज़ नहीं, कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद देखिए, जो तहर अल नोनो, ये जो हमास के एक बड़े पुलिस ब्यूरो मेंबर हैं, इन्होंने आज एक अलक्सा टीवी को बताया कि किस तरीके से हमास ने पूरा नैरेटिव 7 अक्टूबर के बाद बदला, और जो अभी तक जो पिक्चर 7 अक्टूबर की आई कि इजरायली सोल्जर्स को हमास के फाइटर्स घसीट रहे हैं कुत्तों की तरह, वो पूरी दुनिया में एक नई क्रांति वो ले आई। और ये बात सच है, क्योंकि आज और भी खबरें आई हैं, जैसे अमेरिका से। अमेरिका में क्रांतिकारी ताकतें आगे बढ़ रही हैं। अब वो इलेक्शन में दिखे ना दिखे वो एक अलग सवाल है, लेकिन क्योंकि क्रांतिकारी ताकतें तो भाई वो तो सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखती है ना, जो अमेरिका के अंदर ऐसी फोर्सेस हैं। तो उन्होंने आज इस तरीके से बहुत सारे अमेरिका के इश्यूज से, लोकल इश्यूज, ट्रैफिक वाले, जैसे ट्रैफिक में जो वो लोग $2 चार्ज करते हैं, उसमें करप्शन है, पुलिस जो है वो गोली मार देती है, अगर आप $2 ना दीजिए तो कुछ अगर झगड़ा हो गया गोली मार देती, उसको लेके उन्होंने आज इशू बनाया और पुलिस वालों पे हमले किए। अब सोचिए आप, NYPD, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पे सीधे हमले किए उन्होंने। तो ये क्रांतिकारी उन्होंने अपना इंस्पिरेशन पैलेस्टाइन को बताया, और ये वही लोग हैं जो लंबे समय से अमेरिका के विभिन्न शहरों पे जो अपने को एक्शनिस्ट कहते हैं, और वो अलग अलग घटनाएं अमेरिका में कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, जो हिजबुल्लाह ने जो फिर से, मैं आपको बता रहा हूं, जो एक जो सीरीज उसकी रोज की होती है, एक के बाद एक जो मार करता है, मेतुल्ला साइट पे उसने मार की, जिसका वीडियो भी आया। बिरकित रिशा पे उसने मार की, उसके बाद मेतुल्ला पे फिर मार की, मेतुल्ला पे 3, और ये पूरा उसमें वीडियो में आया है, 3 नहीं बल्कि 4 बार मेतुल्ला पे मारा है। उसका पूरा वीडियो में चारों इंसिडेंट्स पूरे दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद समाका साइट, रमीम बैरिक्स, और फिर से मेतुल्ला, और फिर बयाद बिल्दा। ये देखिए ये, अच्छा अब हम उस पे आते हैं। देखिए ये जो एक वीडियो आया है मेतुल्ला साइट पे जो वार हुआ है, उसमें देखिए पूरा जो मेतुल्ला एक हिल पे है, और हिल पे जो लेबनान से हिजबुल्लाह मार रहा है, एक बार उसने मारा, एक टावर गिरा, दूसरी बार मारा, दूसरा टावर गिरा, तीसरी बार मारा, तीसरा टावर गिरा, चौथी बार मारा, चौथा टावर। अब बताइए, ये जो पूरा एक ऑपरेशंस लगातार हिजबुल्लाह कर रहा है। दूसरा एक अल मलिकिया में एक स्ट्राइक हिजबुल्लाह ने की, जिसका वीडियो आया। उस वीडियो में एकदम आप देख सकते हैं कि 2 व्हीकल्स जा रही हैं, एक के बाद एक इजरायली, 2 इजरायली व्हीकल्स, और वो पहाड़ के ऊपर से जा रही, वो दूसरा पहाड़ है अल मलिकिया में, वहां से वो जा रही हैं, और मिसाइल आ रही है घूम घूम के, ऐसे चक्कर काट के। अब मेरे एक्स हैंडल पे है वो वीडियो, ऐसे चक्कर काट के वो पहली मिसाइल पहली व्हीकल को मारती जो आगे है, और जो दूसरी मिसाइल है वो दूसरे व्हीकल को मारती। जो लोग अंदर हैं, कोई तो उसमें ड्राइवर होगा ना, कोई तो उसमें 4-5 लोग हो सकते हैं, तो 10 लोग तो मारे गए ना, या उसमें चलिए कुछ 2-3 लोग बच गए, लेकिन कम से कम 6 से 7 मारे गए। इस तरीके से जो इजरायली मारे जा रहे हैं हिजबुल्लाह के हमलों से, हिजबुल्लाह ने भी बयान देना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी संख्या अनगिनत है, और उनको वो लोग कौन है, कहाँ से लाए हैं, मर्सनरी हैं, अभी अफ्रीकन मर्सनरीज की बात हमने आपको बताई। तो उसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ा एक सीक्रेट है जो एक दिन खुलेगा। उसके बाद देखिए, आज एक बड़ी घटना हुई वेस्ट बैंक में, जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गद्दार महमूद अब्बास वाली पार्टी, उस मतलब वो जो एक तथाकथित सरकार इजराइल की मदद से जो चलती है, उसके फाइटर्स परेशान करते हैं गुरिल्लास को, पैलेस्टीनियन गुरिल्लास को। तो पैलेस्टीनियन गुरिल्लास ने वापस मारा, और ये जगह देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये थैर अल लहलू में, यहाँ पर इन्होंने थैर अल लहलू उस फाइटर का नाम है जिस फाइटर को ये
एबडक्ट करने आए थे। और यहाँ पर, और ये जेनिन में ये कांड हुआ। थैर अल लहलू ये फाइटर था जिसको पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का, जिसको अगवा करने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग आए थे इजराइल के कहने पे, और वो अगवा नहीं हुआ, उल्टे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोगों को गोलियां लगी और वो घायल हो गए। उनको बस जिंदा छोड़ दिया ये सोच के कि ये फिलिस्तीनी है। लेकिन आने वाले दिनों में ये बात साफ हो जाएगी कि कोई फिलिस्तीनी हो, अगर इजराइल का वो साथ देता है तो वो गद्दार है और उसको गोली मार दी जाएगी। ये बात बिल्कुल क्लियर ये रेजिस्टेंस ने कही। उसके बाद देखिए बलाता कैंप में जो यूथ ऑफ रिवेंज एंड लिबरेशन है, इस तरह से देखिए क्या है ना कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस अपने बहुत सारे जो फैक्शंस हैं वो अपने नाम चेंज करते रहते हैं और बदल के, जैसे लायंस डेन हो गया, वेनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन एंड लिबरेशन हो गया, और तो वो पूरा एक जो बदल के अलग अलग टेक्निक से इजराइल पे हमला करते हैं। उस तरह से बलाता में मैंने बताया था आपको कि कई 2 दिनों से वो जो माउंट गेरिजिम वाली घटना है, कल फिर घटना हुई थी। आज जो बलाता का जो गेट है, उस गेट में उस गेट को कई बार तोड़ चुका है। भाई उसके पास बख्तरबंद गाड़ियां, वो तोड़ देता है, लेकिन आज वो गेट तक नहीं पहुंच पाए। एकदम साफ दिख रहा है वीडियो में कि गेट महफूज है। गेट के पीछे से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स गोली चला रहे हैं और इजरायलीज की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो आगे बढ़ सके। और जबकि ये बात भी इजराइल ने एक कही, हालांकि अभी ये वॉर ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन इजराइल ने ये बात जरूर कह दी है कि वेस्ट बैंक भी आने वाले दिनों में एक हम ऑब्जेक्टिव अनाउंस करने वाले हैं कि वेस्ट बैंक में भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। अब वो ये भी कह सकते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव है खाली कराना वेस्ट बैंक को, वहाँ जूविश सेटलर्स को बसाना, लेकिन इस पे इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है इस सवाल पे। इस पे यूरोप कभी मानेगा नहीं, अमेरिका का भी बड़ा हिस्सा कभी मानेगा नहीं, तो वो एक अलग सवाल। लेकिन वेस्ट बैंक में ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। हर दिन की एक खबर हम आपके बीच ला रहे हैं उसकी। दूसरी बात देखिए, वेस्ट बैंक से ही इजराइल ने एक अहमद सदात जो सेक्रेटरी जनरल PFLP के हैं, जो करीब 20 साल से जेल में हैं, उनकी वाइफ उनको अगवा कर लिया। और ये जो चीज़ एक लंबे समय से जो इजराइल कर रहा है, जिस तरीके से करता है, वो आप जानते हैं। उसके बाद देखिए राफा में, गाजा में जो घटनाएं हुई, अदनान अबू तहा जो इंटरसेक्शन है, वहां पर 2 मरकवा टैंक्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मार गिराए। और वो जो 2 मरकवा टैंक्स थे, वो वही बात है, वो जो नई कैनपी जिस तरीके से एक जो इजराइलीज ने इजाद की है, जो अब लोग मतलब फिलिस्तीनी एक्सप्लोजिव्स जो हैं उनको भी रेजिस्ट करती है, वो वाली कैनपी लिए हुए थे, लेकिन वो कैनपी उनको बचा नहीं पाई, जो ऊपर की छतरी होती है, जो मरकवा टैंक्स में होती है। कैनपी का मतलब छतरी। तो वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर्स, यानी जिन एक्सप्लोसिव्स को अडाप्ट कराया नई छतरियां बना के, एक्सप्लोजिव्स ने उन छतरियों से आगे की एक टेक्नोलॉजी बना ली। ये जो देखिए बात है, ये जो खूबसूरती है, ये आपको एक एक चीज में दिखती है और ये आपको यहां भी दिखाई पड़ेगी। उसके बाद आप देखिए, एक इजराइल ने एक बड़ा मैसेकर आज किया अल बुरेज में, रेफ्यूजी कैंप में, जिसमें अभी पूरी संख्या तो नहीं आई है, लेकिन कम से कम 20 से 25 फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए। और वो भी वैसे ही था जैसे जो अल मवासी में हुआ था कि पूरा एक गड्ढा बन गया था, टेंट के टेंट गायब हो गए थे। उस तरीके से लीथल बॉम्बिंग इजराइल कर रहा है, जो MK-20 मेरे ख्याल से MK-84 नहीं, MK-20 MK-84 जो अमेरिकन बॉम्ब्स हैं वो यूज़ कर रहा है इजराइल। तो ये जो देखिए एक पूरी कवायद है, इसमें इजराइल इस पे लगाम लगाएगा नहीं, इस पे ना ही वेस्ट बोलेगा। और जब तक वेस्ट बोलता रहेगा तब तक मतलब जब तक वेस्ट नहीं बोलेगा तब तक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस भी और हिजबुल्लाह भी, यमन भी 1% रियायत नहीं देगा जब तक गाजा में लड़ाई नहीं रुकेगी, इजरायली सेना वहाँ से विड्रॉ नहीं करेगी। उसके बाद देखिए, आज एक और बड़ी घटना हुई कि एक एक्सप्लोजिव होता है, उसका नाम है उसको क्लेमोगोर कहते हैं। वो एक माइन है, माइन एक्चुअली क्लेमोर उसको, ये अमेरिकन माइन है। और इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर जो मेटल
जो बुलेट्स होती हैं वो बहुत लंबी मार करती हैं और सीधे मार करती हैं, सीधे डायरेक्शन में। तो ये जो माइंस है अमेरिका की, ये क्लिमगोर के नाम से इसको हिजबुल्लाह ने, और कई थिएटर्स ऑफ वॉर में ये यूज़ होती, यूक्रेन में भी यूज़ हुई, ये हो रही है। आज क्लिमगोर का एक बड़ा कंसाइनमेंट शिन बेत के ऑफिस में पहुंचा। अब शिन बेत कह रही है कि ये हमने डिस्कवर किया, लेकिन असलियत यह है कि बाकायदा उसके ऑफिस में पहुंचा। वो एक्सप्लोड नहीं किया, वो बस पहुंचा। और कहां से वो पहुंचा, अब ये गुत्थी सुलझा रही है इजराइल, इसमें फंसी हुई। हिजबुल्लाह ने इसको भेजा, यमन ने भेजा, इराक ने भेजा, किसने भेजा क्लिमगोर एक्सप्लोजिव्स को जो इतने लीथल होते हैं। और उसके साथ साथ फिर देखिए एक और घटना हुई लेबनान में क्या हुआ, जो पेजर्स होते हैं, मोबाइल फोन नहीं, पेजर्स, अभी भी जो 90s में इंडिया में लोग यूज करते थे, लेबनान में पेजर्स अभी भी यूज होते हैं। कुछ पेजर्स में एक्सप्लोजन हुआ है। अब उसमें देखिए इजराइल का भी हाथ हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जो एक्सप्लोजन्स हुए हैं उसमें जो लोग, कुछ अभी ये भी नहीं कंफर्म्ड है कि कुछ लोग मारे गए हैं कि नहीं मारे गए हैं, कि केवल जख्मी हैं। लेकिन वो लोग कौन है, क्योंकि उसमें देखिए बेरूत में एक बड़ा पुराना इतिहास भी है, और एक बड़ा हिस्सा जो इनकी इजराइल की इंटेलिजेंस का, ब्रिटिश इंटेलिजेंस का, मैंने बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो पूरी लॉबिंग कर रही है कि वो किसी भी तरीके से घुसे वहाँ पर और अपनी फोर्सेस वहाँ, ब्रिटिश फोर्सेस वहाँ लैंड करें बेरूत में। इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करना चाहती है, यानी पैसा वैसा भी देना चाह रही है लेबनीज गवर्नमेंट को। लेकिन ये जो एक्सप्लोजन जो लेबनान में हुआ, ये किसने किया अभी क्लियर नहीं है। इसके पीछे भी देखिए, जब इसका राज खुलेगा, दोनों तरफ से कुछ भी होता है तो उसमें एक नया डेवलपमेंट होगा। और अंत में देखिए जो पूरी बात उभर के सामने आती है कि वही आते हैं जहाँ से शुरू होने की थी, कि नजफ डेजर्ट में जिस तरीके से जो उनका जो रडार है, जो एक्स ब्रॉडबैंड का रडार है, उसका क्या वो भी चोरी हुआ है। जो इतना बड़ा जो मिलिट्री आर्सनल, एमिनेशन से लेके नाइट विजन ग्लासेस तक पूरे चोरी हो गए। क्या वो एक्स बैंड का जो रडार है, क्या वो भी चोरी हो गया है? क्या उसके पहले चोरी हो गया था जब यमन ने मारा 15 तारीख को? ये देखिए कुछ सवाल हैं जो आने वाले दिनों में लगातार सबको हॉन्ट करेंगे। मैं इसी के साथ आज का प्रसारण समाप्त करता हूं। कल फिर मिलूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।